ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने ट्राइंगल के क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा था जो कि था एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो हमने उसमें यह पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है या आपके पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं, मान लो एक ट्राइंगल है आपके पास ये और दूसरा ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है आपका एबीसी, ये ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। ठीक है, अगर ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ऐसे ही ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है और ये एंगल 70 डिग्री है। तो अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होता है। जैसे कि यहां पर आप देखो, एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल आर के। एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल पी के। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। है या नहीं बताइए, है या नहीं? इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो तो आपको ये एंगल इक्वल दिख रहे हैं। तो अगर एंगल इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो भी सेम होगा। हमें पता नहीं है करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, क्या हमें पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? नहीं पता, लेकिन हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो विल बी इक्वल। ठीक है, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है तो हम कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर क्लियर है सभी को? क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर है सभी को? क्या ये चीज सभी को क्लियर है कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हों तो हम ये बोल सकते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का, उन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होगा और वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। और इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं? एंगल एंगल एंगल। ठीक है, एंगल एंगल एंगल। इस क्राइटेरिया से मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब मुझे आप ये बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? क्या ये मैंने सही लिखा है यहाँ पे? बताओ। खुशबू बोल रही है नहीं लिखा है, प्रियंका बोल रही है सही लिखा है। बताओ, अगर गलत लिखा है तो क्या लिखूं मैं? सही क्या होगा? बताओ, सही क्या होगा? खुशबू आप बताइए। एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, उनको लिखूं कैसे? यस, वेरी गुड, वेरी गुड खुशबू, वेल डन। भाई ये गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे हम इनको। मैंने बोला करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो भाई। कर, लिखने का तरीका भी आपका ऐसा ही होना चाहिए जैसे एंगल इक्वल है। भाई ए आर के इक्वल है, बी पी के इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है, तो इनको आप ऐसे ही लिखोगे। कैसे लिखोगे? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके? ए किसके इक्वल है? आर के। तो करस्पॉन्डिंग आर हुआ आर। बी किसके इक्वल है? पी के, तो बी के करस्पॉन्डिंग पी। सी किसके इक्वल है? क्यू के, तो सी के करस्पॉन्डिंग क्यू। ये सही है, आर पी क्यू। पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, आर पी क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी सी सिमिलर होगा आर पी क्यू के। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्लियर हुआ? क्या होता है करस्पॉन्डिंग का मतलब? ये होता है कि जो भैया जो ट्राइंगल में जो चीजें इक्वल है ना, ऐसे ही लिखनी है वो। ये नहीं कि आप आर पी क्यू को पी क्यू आर या पी आर क्यू अपने मन से कुछ भी लिख दो, नहीं।
ऑर्डर वही रहना चाहिए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा और वो दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। इस क्राइटेरिया को हम एंगल 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 क्राइटेरिया बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आप तीनों ही एंगल देखो, क्योंकि अगर दो एंगल भी इक्वल हो गए मान लो तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। मान लो ये एंगल हमें दिया नहीं है, ये एंगल हमें नहीं दिया, सॉरी ये नहीं, चलो इसी को मान लो ये हमें नहीं दिया, ठीक है। तो अगर दो एंगल भी इक्वल आपको दिख जाए, जैसे 70 70, एक बी और पी इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है मतलब ये हमें पता नहीं है, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना ट्राइंगल में। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा भाई। 70 और 50 120 हो गए, और 180 में से 120 माइनस करो 60 डिग्री। सेम इसमें भी 60 डिग्री आएगा। भाई यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई कि भाई अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा ना। तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं, कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम हमें दो एंगल भी इक्वल मिल जाए तब भी हम सिमिलर बोल देंगे, यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्या आपको बात क्लियर हुई? क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो तीसरा एंगल यहां निकालोगे, जब ये इन दोनों से तीसरा एंगल जो निकलेगा ये वही यहां निकलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। क्लियर होगा सभी को ये? तो ये था हमारा एंगल एंगल क्राइटेरिया, यानी दो एंगल्स भी अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी। इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence these triangles are similar। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा और वो दोनों एंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। इसको हम एंगल 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 क्राइटेरिया बोलते हैं। और कंक्लूजन हमने ये निकाला था कि अगर दो एंगल भी इक्वल है तो हम उस ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल देंगे, क्योंकि तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था। तो क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? क्वेश्चन में है पॉइंट एस एंड टी आर सिचुएटेड ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर। तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एस जो है पी आर पर है, टी जो है वो आर क्यू पर है, ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। जो पी है वो आर टी एस के इक्वल है। जो पी है यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। शो दैट आरपी क्यू और आर टी एस जो है वो आपस में सिमिलर होंगे। कैसे करेंगे बताओ? इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं, आरपी क्यू एंड ट्राइंगल आरटीएस। बताओ भाई, एक चीज तो हमें दी है कि पी जो है आरटीएस के बराबर है। जो पी है, आरपी क्यू का जो पी है वो आरटीएस के टी के बराबर है। इस पूरे ट्राइंगल में जो एंगल पी है वो किसके बराबर है? इस छोटे वाले ट्राइंगल के टी के बराबर है, आरटीएस के बराबर है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल पी है वो इक्वल है एंगल आरटीएस के। क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो एक एंगल और बता दो, कोई इक्वल दिख रहा है आपको? एक एंगल और अगर मुझे पता चल जाए तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से मैं इनको सिमिलर बोल दूंगा। बताओ, यहां तक क्लियर है क्या क्वेश्चन? बताओ सभी लोग, यहां तक क्वेश्चन सबको क्लियर है? जो मैंने यहाँ पर, अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लो भाई। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल आर कॉमन है ना। जो एंगल आर है वो कॉमन है। देखो एंगल आर इसमें भी आ रहा है आरटीएस में, और एंगल आर आरपी क्यू में भी आ रहा है। एंगल आर आरपी क्यू में भी आ रहा है, एंगल आर आरटीएस में भी आ रहा है, तो एंगल आर कॉमन है। ठीक है, सो एंगल आर इज इक्वल टू या ऐसे लिख लो, एंगल एस आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर की। क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन है। ठीक है, एस आर टी, एस आर टी, पी आर क्यू। तो दो एंगल कॉमन है तो मैं क्या कह सकता हूं? बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया।
बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्राइंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। प्रूव हो गए। अब आप सर यहां पर देखो। हाँ बोलो। सर इसमें एंगल क्या और एस भी तो हो सकते हैं क्यों? सर, अगर टी दे रखे हैं तो। क्या? सर एंगल पी और टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सर, तो क्या और एस भी तो हो सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ हैं? नहीं है ये अल्टरनेट। मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हैं लेकिन ये बराबर नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब बराबर होते हैं जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ हैं? कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहे। जेड शेप में बनते हैं ये। तो कहाँ बन रही है यहाँ पर जेड शेप बताओ? ये बराबर इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ये मैंने इसलिए बराबर नहीं किए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो जेड शेप में बनते हैं। जेड शेप कहाँ बन रही है यहाँ बताओ? बन रही है क्या जेड शेप? ऐसे जो एंगल होते हैं ऐसे, ये वाले आपस में बराबर होते हैं, या ऐसे ये वाले आपस में बराबर होते हैं? तो यहाँ तो कुछ ऐसा बन ही नहीं रहा। बताओ। क्लियर हुआ? जिनका ये डाउट है, डाउट तो पूछ लिया, हाँ या ना में जवाब तो दे दो। क्लियर है? ठीक है आगे बढ़ते हैं। चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ वर्टिकल पिलर ऑफ लेंथ 6 मीटर इज 4 मीटर ऑन द ग्राउंड while at the same time the angle of shadow of a tower is 28 मीटर, find the height of tower। ये कहा गया है कि भाई एक वर्टिकल पिलर है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ वर्टिकल पिलर ऑफ लेंथ 6 मीटर इज 4 मीटर। तो इसकी जो लेंथ है, पिलर की तो लेंथ 6 मीटर है, और जो इसकी शैडो बन रही है, जो इसकी शैडो बन रही है उसकी लेंथ 4 मीटर। उसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर। फिर बोला गया है एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर इज 28 मीटर। तो एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है मान लो। इसकी जो शैडो की लेंथ है वो है 28 मीटर। ये है 28 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी ये जो टावर है ये हमारा पिलर है पी, ये हमारा टावर है टी। इसकी हाइट बतानी है, यानी मान लो इसकी हाइट एच है, तो ये बतानी है कितनी होगी। तो कैसे करोगे बताओ? बताओ कैसे करोगे? क्या हुआ? 42 मीटर। ओके, कैसे आई 42 मीटर बताओ? मैं इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक ट्राइंगल बना सकता हूँ। ये मैंने मिला दिया, ठीक है, और ऐसे ही इनको मैंने मिला दिया। ठीक है, या वही थोड़ा ऊपर से लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, जो भी मिल गया। ठीक है, मैंने इनको मिला दिया। अब ये दोनों ट्राइंगल बन गए। इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ABC। इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ PQR। हाँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। वेरी गुड। तो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहली चीज, दोनों वर्टिकल हैं। वर्टिकल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ग्राउंड से, है ना। पिलर, ये जो पिलर है ये वर्टिकल खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, तो वर्टिकल मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो यानी बिल्कुल सीधा अगर खड़ा हुआ है तो 90 डिग्री बनाएगा ग्राउंड से। ऐसे ही ये टावर है, ये भी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, तो ये भी ग्राउंड से 90 डिग्री बनाएगा।
तो पहला एंगल तो हमारा ये इक्वल हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, इन, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए मैंने इनको बराबर दिखा दिया। अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ाया था, क्या आप सभी को याद है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, याद है, मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ाया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ाया था। तो क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? मैंने बताया था कि अगर आप किसी पॉइंट पर खड़े हो और किसी पॉइंट पर खड़े होकर किसी चीज को देख रहे हो और उस चीज को देखने के लिए आपको अपनी गर्दन उठानी पड़ रही है, तो वहां एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना। अगर आप कहीं पर खड़े हो, खड़े होकर मान लो आप सन को देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, सन का। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। मान लो आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, कोई पॉइंट है P, यहां पर आप खड़े हो और यहां पर खड़े होकर आप, यहां पर एक काइट उड़ रही है, पतंग, मतलब पतंग ही बोलते हैं ना, ठीक है, कुछ ऐसी उड़ रही है ये, ऐसे, ठीक है, तिरंगा वाली जो उड़ चुकी है ना, ये पतंग उड़ रही है और आप इस पॉइंट पर खड़े होकर इस पतंग को देख रहे हो। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी आंख से, आपकी आंख से जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, मान लो आप, आपकी आंख यहां पर है और आप किसे देख रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको आपकी गर्दन उठानी पड़ेगी। तो आपकी आंख से जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, अगर मैं वहां तक एक लाइन खींचू तो ये लाइन ऑफ साइट होती है। ये क्या होती है, ये क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। और इस लाइन ऑफ साइट, इस लाइन ऑफ साइट का अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल बना दूं, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जहां से आप खड़े होकर देख रहे हो, आपकी आंख से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, आपकी आंख से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन में हमारी जो गर्दन है वो ऐसे उठी रहती है ऊपर की तरफ। और तीसरी चीज मैंने बताई थी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, आंख का या पतंग का, बताओ, आंख का होगा या काइट का होगा? ये काइट है और यहाँ आपकी आई है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपकी आई का है या काइट का है? वंशिका आप बोल रहे हो आई, साक्षी आप बोल रहे हो आई। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि आई का नहीं होता, एंगल उसका बनता है जिस चीज को आप देख रहे हो। जैसे आप काइट को देख रहे हो ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन काइट का है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ काइट। ये बताया था ना मैंने, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बनता है ना। अगर आप ऐसे, मान लो ये पेन है और मैं ऐसे इस पेन को ऐसे देख रहा हूं, तो मेरी गर्दन उठ रही है और मेरी आंख से इस पेन तक आप एक लाइन खींच दोगे, वो लाइन ऑफ साइट हो गया, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बनेगा, इस पेन का बनेगा, आपकी आंख का नहीं बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बनेगा, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसका, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में और यहाँ रिवाइज करा दिया, ये चीज सभी को क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है, और किसका बनता है, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उसका बनता है। एलिवेशन कब बनता है, जब गर्दन उठती है। डिप्रेशन कब बनता है, जब गर्दन नीचे झुकती है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पर लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, मतलब ये जो कंडीशंस दी हुई है ये बिल्कुल सेम टाइम की कंडीशन है। मतलब मान लो टाइम हो रहा होगा उस टाइम पर दोपहर के 2:15 हो रहे होंगे,
रात के तो हो रहे नहीं होंगे क्योंकि रात को तो सन निकलेगा नहीं, और सन नहीं निकलेगा तो शेडो नहीं बनेगी, है ना। टाइम दिन का हो रहा होगा तभी तो शेडो, सन निकल रहा होगा और शेडो बन रही होगी। तो मान लो टाइम ले लो दोपहर के 2:15 का, उस टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पर दोनों की सिचुएशन दी हुई है कि जो हमारा पिलर है उसकी शैडो 4 मीटर की बन रही थी, और जो हमारा टावर है उसकी शैडो 28 मीटर की बन रही थी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सेम टाइम की बात हो रही है तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक ही टाइम की बात हो रही है ना, एक ही टाइम की बात हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं इसके लिए सन कहीं और निकल रहा होगा, इसके लिए सन कहीं और निकल रहा होगा। ऐसा तो है नहीं ना कि पिलर के लिए सन निकल रहा होगा कहीं और किसी और डायरेक्शन में, और इसके लिए सन निकल रहा होगा किसी और डायरेक्शन में। क्योंकि टाइम सेम है, सेम टाइम की बात हो रही है, टाइम मान लो कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पर सन दोनों के लिए सेम जगह पर होगा। और अगर सेम जगह पर होगा तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन सन का सेम होगा। यानी मान लो अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां खड़ा हूं, तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेम होगा। यानी मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल होगा एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ब्रैकेट में ये हम क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे। क्या आपको ये बात क्लियर हुई कि सी और आर क्यू बराबर है? क्यों? क्योंकि भाई सेम टाइम की बात हो रही है, सेम टाइम पर सन की डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, इसके लिए भी सन वही रहेगा, इसके लिए भी सन वही रहेगा। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेंगे, यानी सी और आर आपस में इक्वल होंगे। तो यानी इस ट्राइंगल्स में ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो मैं क्या बोलूंगा, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, है ना। अगर ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी होगी भाई? एक नाम से देखो, ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू होगा, है ना। जो नाम लिखा है उसके अकॉर्डिंग जाना है हमें। ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? बीसी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर, बीसी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर, बीसी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर। ठीक है। अब ए बी की वैल्यू क्या है? 6। पी क्यू मुझे निकालना है, एच मान रखा है मैंने। बीसी कितना है? 4। क्यू आर कितना है? 28। तो 4 1 4, 4 7 28। तो 6/h = 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? h = 7 × 6 कितना हो जाएगा? 42 मीटर। ये आंसर। बताइए। पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन आपको, सब कुछ, एंगल ऑफ एलिवेशन भी मैंने रिवाइज करा दिया है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके आप पूछ लीजिए, कोई चीज अगर आपको ना समझ में आएगी। अगर सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन तो एक बार यस टाइप कर दो, फिर हम पोल में करेंगे क्वेश्चंस। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, फिर हम पोल में करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बताऊं क्या, या आता है सभी को? ये मैंने रिवाइज करा दिया, डिप्रेशन भी रिवाइज कराना है क्या, या आता है? आता है, ठीक है चलो। तो इस क्वेश्चन को करिए। अगर किसी को ना आता हो तो पूछ लेना क्लास के बाद, या कभी भी पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अगर आता है तो अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया इन ट्राइंगल्स में लगेगा जिससे सिमिलर हो जाएंगे। चलिए, पोल मैंने आपको भेज दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करिए सॉल्व।
तो कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये बताना है आपको। ओके, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सोचना भी नहीं है कुछ। तो जो इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो क्लास में है ही नहीं, उनका ध्यान कहीं और है, वो कुछ और सोच रहे हैं। कुछ भी सोच सकते हैं वो लोग, शायद सोच रहे हो कि क्या क्या सोच सकते हो आप लोग। सबने खाना खा लिया? अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो शायद वो सोच रहा हो कि मैं खाना कब खाऊंगा, या मैं ये सोच रहा हूँ कोई कि कल फाइनल है तो कौन जीतेगा। कोई भी कुछ भी सोच सकता है। तो क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 में से 16 बच्चों का आंसर आया, 16 में से 15 का सही है। बचे कितने? 14। 14 स्टूडेंट्स। तो बता दो भाई क्या सोच रहे थे अब तक। दो लोगों ने गलत किया है। वाह, ये भी गलत कर रहे हो। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, कुछ नहीं है यार इसमें, अब इसमें समझने लायक भी कुछ नहीं है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तीनों एंगल इक्वल है। ये ए जो है डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे? एंगल 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 क्राइटेरिया से, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बताओ था इसमें कुछ जिन्होंने नहीं किया? ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या कहता है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स द साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। जैसे हमने एंगल के लिए पढ़ा कि भाई अगर तीनों एंगल्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा और वो सिमिलर होंगे। सेम है साइड्स के लिए। अगर मेरे पास कोई दो ट्राइंगल है, एक मान लो ये है और एक मान लो ये है, ठीक है। मेरे पास मान लो ये दो ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। मान लो ए बी 3 सेंटीमीटर है, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। मान लो ए बी 9 सेंटीमीटर है और डी एफ 3 सेंटीमीटर है। मान लो बी सी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, और ई एफ 4 सेंटीमीटर है ना। मान लो ए सी 15 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका कुछ एंगल होगा, इसका कुछ एंगल होगा, कुछ एंगल होगा, हमें पता नहीं है क्या है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, और आप जब देखोगे तो आपको क्या मिलेगा यहां पर कि अगर आप ए बी और डी एफ का रेशियो निकालो, अगर आप ए बी और डी एफ का रेशियो निकालो, यानी ए बी अपॉन डी एफ, ए बी कितना है 9, डी एफ कितना है 3, और 3 1 3, 3 3 9, तो रेशियो क्या है 3/1। सिमिलरली अगर आप ए सी और डीई का रेशियो निकालो, ए सी अपॉन डीई, ए सी क्या है 15, डीई क्या है 5,
5 1 5, 5 3 15 यानी 3/1। और ऐसे ही अगर आप BC और EF का रेशो निकालो, BC अपॉन EF, BC कितना है 12, EF कितना है 4, 4 1 4, 4 3 12 यानी 3/1। तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हो कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 3/1, 3/1, 3/1, यानी रेशियो सेम है। रेशियो सेम है, यस और नो, जल्दी बताओ। तो ये क्राइटेरिया यही कहता है कि अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग कौन कौन से होंगे, आपने निकाला है AB और DF का रेशियो, तो AB ये रहा और DF कहां है, DF ये रहा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, या ये भी हो सकता है ये इसके इक्वल हो। ठीक है, वो अगर एंगल हमें दिए होते तो हमें पता चल जाता। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। और साइड 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 क्राइटेरिया से जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के। क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या हुआ, क्या मैंने ये सही लिखा है कि ABC DEF के सिमिलर होगा? देखो AB के साथ नीचे क्या है DF, तो AB के साथ DF लिखोगे। ठीक है भाई, AB और DF का रेशो निकाला है ना आपने, तो आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल। AB के साथ आपने किसका रेशो लिया है, DF का, तो लिखोगे यहां पर DFE। ये बात क्लियर है सभी को? बताओ। ठीक है, AC के साथ आपने क्या लिया था, AC के साथ आपने DE लिया। देखो AC के साथ DE आ रहा है, AC D पहले आ रहा है, E लास्ट में आ रहा है। जैसे A और C पहले और लास्ट में आ रहे हैं, ऐसे D और E पहले और लास्ट में आ रहा है। आपने लिया BC और EF, तो देखो BC और देखो FE या EF कुछ भी लिख सकते हो। तो ये चीज सभी को क्लियर है? बताओ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस का देख लेते हैं इसके। हम्म, चलो, तो इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ये गलत लिख दिया है ब्रैकेट में। SSS का मतलब क्या है, साइड साइड साइड। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एक फिगर दी हुई है, आपको एंगल P निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे एंगल P, यानी ये वाला एंगल निकालना है। कोशिश करो करने की, कैसे करोगे? कितना आएगा एंगल P? पहले आप ये देखो, ये एंगल P करस्पॉन्डिंग किसके है, और वो कैसे देखोगे, वो देखोगे आप साइड्स की हेल्प से। तो पहले साइड्स की हेल्प से आप ये चेक करो कि कौन, मतलब नाम क्या रखें ट्राइंगल्स के, ABC रखें या BCA रखें, वो कैसे देखोगे, आप पहले रेशो निकाल के देखो। ठीक है, रेशो के अकॉर्डिंग नाम रखना है, मैंने अभी आपको सिखाया है। जिसके करस्पॉन्डिंग जो है उसके करस्पॉन्डिंग नाम रखना है ट्राइंगल का। उसके बाद फिर आप ये चेक करोगे कि पी किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपका एंगल निकलेगा। पहले ये देख लो कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग रेशो में आ रही है, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग रेशो में आ रही है, पहले ये देखो।
कोई बताएगा क्या नाम रखेंगे दोनों ट्राइंगल्स के? हम्म? देखो कुछ रिलेशन बन रहा है। देखो 6 और 12 के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है? 12 जो है 6 का डबल है। ऐसे ही देखो ये जो है इसका डबल है। इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 6√3 आ जाएगा। ऐसे ही ये 7.6 इसका डबल है। तो रेशो आप कैसे निकालोगे? आप सबसे पहले बीसी और पी क्यू लिखो, बीसी अपॉन पी क्यू। बीसी कितना है 6, पी क्यू कितना है 12, तो रेशो कितना आया? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 आ गया। बताओ ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? भाई पहले आपको ना अपनी आंखों से, अपनी आईज से ऐसे ही देखने पड़ेंगे कि साइड्स के, ये जो साइड्स हैं इनके बीच में क्या आप रिलेशन बनता हुआ देख रहे हो। कोई डबल आ रहा है या ट्रिपल आ रहा है या रेशो, मतलब ऐसे आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, जैसे मैंने देखा, मैंने क्या देखा भाई 6 और 12 में ये आ रहा है कि ये डबल है। ठीक है, बाकियों में भी देखोगे बाकी भी डबल है। हाँ ये जो 6√3 है इसका डबल है और ये इसका डबल है, तो इन्हीं का रेशो ले लो। ठीक है, तो बीसी और पीक्यू का रेशो ले लिया। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं, क्योंकि ये 6√3 इसका डबल है तो मैंने लिख दिया, छोटा कर लेता हूं थोड़ा, मैंने लिखा AC अपॉन RP। AC कितना है 3√3, RP कितना है 6√3। √3 से √3 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आ गया। और तीसरा क्या बचा? AB अपॉन RQ। AB कितना है 3.8, RQ कितना है, RQ कितना है 7.6। तो डेसिमल से डेसिमल कट गया और ये भी 1/2। तो तीनों तीनों का जो रेशो है वो 1/2 आ रहा है। तीनों का रेशो 1/2 आ रहा है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है 1/2 आ रहा है। यानी हमें ये पता चल गया कि AB जो है वो RQ के करस्पॉन्डिंग है, AC RP के करस्पॉन्डिंग है और BC PQ के करस्पॉन्डिंग है। हमें ये पता चल गया इन रेशो निकालकर कि BC और PQ आपस में करस्पॉन्डिंग है, AC और RP आपस में करस्पॉन्डिंग है, AB और RQ आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो मैं नाम कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा AB के साथ RQ लिखूंगा मैं, तो मैंने लिखूंगा ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा। AB किसके करस्पॉन्डिंग लिया? RQ के, तो पहले लिख दो RQ और तीसरा क्या बचा P। तो ये मैंने नाम लिख दिए। क्या ये क्लियर हुआ? मैंने कैसे लिखा, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपको चाहिए एंगल P। आपको चाहिए एंगल P। नाम में देखो P किसके करस्पॉन्डिंग दिखाया आपको? देखो P लास्ट में आ रहा है और C लास्ट में आ रहा है, यानी एक दूसरे करस्पॉन्डिंग है। भाई जो C है और P है दोनों लास्ट लास्ट में आ रहे हैं ना। तो इस नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि एंगल A R के करस्पॉन्डिंग है, एंगल B Q के करस्पॉन्डिंग है और C P के करस्पॉन्डिंग है। यानी जितना C होगा उतना ही P होगा, जितना C होगा उतना ही P होगा। यानी जितना ये एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। और ये एंगल कितना होगा? भाई ये 80 है, ये 60 है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 80 60 कितना हो गया? 140। और 180 में से 140 माइनस कर दो 40 डिग्री आ गया, तो ये एंगल 40 डिग्री हुआ। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, आप क्या लिखोगे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल A कितना है 80, एंगल B कितना है 60, एंगल C नहीं पता 180 डिग्री। तो 80 प्लस 60 140 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 140। सो एंगल C इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। ऐसे करना है आपको। ठीक है, मैंने पूरा ही कर दिया। तो ये 40 डिग्री आ गया। अब क्योंकि C और P आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, C और P आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं,
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ये सेम होंगे, तो एंगल पी कितना आ गया, एंगल सी के बराबर यानी 40 डिग्री। तो आंसर कितना आया, 40 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? बताओ, तरीका करने का समझ में आ रहा है? पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं ट्राइंगल्स कौन किसके करस्पॉन्डिंग है, वो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ। इतना भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस अगर कर लोगे, ठीक है। तो आपको करस्पॉन्डिंग पहचानने हैं, वो आप चाहे साइड से पहचानो चाहे एंगल से पहचानो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। जैसे इस क्वेश्चन में साइड्स दी हुई हैं, तो साइड्स के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग हमें पता चल जाएंगे। एंगल से, एंगल के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग निकालना और आसान है। साइड्स में तो थोड़ा सोचना भी पड़ता है, एंगल में देखो कुछ नहीं सोचना पड़ता। जैसे मैंने मान लो ये दो ट्राइंगल लिए, है ना, मैंने ये दो ट्राइंगल लिए मानो। अब देखना एंगल से तो और भी आसान है। इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी पी क्यू आर, है ना। ये एंगल मैंने बोल दिया 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। ये मैंने एंगल बोल दिया 30 डिग्री है। ये मैंने बोल दिया 80 डिग्री है। ये मैंने बोल दिया 80 डिग्री है। ये मैंने बोल दिया 30 डिग्री है। ये मैंने बोल दिया 70 डिग्री है। अब मुझे ये बताओ मैं नाम क्या लिखूंगा इनके, कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है, नाम कैसे लिखूंगा बताओ। देखते हैं कौन बताता है। ये तो बहुत आसान है, देखो ए 70 है, इसमें देखो 70 कौन है, आर। वेरी गुड साक्षी। भाई ए 70 डिग्री है, इसमें आर 70 डिग्री है, तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए सिमिलर होगा, ए के साथ क्या लिखोगे, आर। ठीक है। फिर ये क्या है, बी है 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री कौन है, क्यों, तो बी के साथ आएगा क्यों। आर क्यों पी। ठीक है। फिर सी 70 डिग्री है तो सी, सॉरी 80 डिग्री है तो इसमें 80 डिग्री पी है तो पी आ गया। बहुत आसान है लिखना, एंगल से तो बहुत आसान है, जो एंगल जिसके इक्वल है वो ऐसे ही आप नाम लिखोगे। ए बी सी किसके सिमिलर है, आर क्यू पी के। समझ में आया? समझ में आया सभी को? अब इसके अकॉर्डिंग आप रेशो निकालोगे कैसे, आप किस किस का रेशो निकालोगे, ए बी का किसके साथ निकालोगे, आर क्यू के साथ। ठीक है। ए बी का, ए बी का किसके साथ निकालोगे, आर क्यू के साथ, सॉरी आर क्यू, ये आर क्यू। भाई आप देखो ना, ए बी किस किस के बीच में, 70 और 30 के बीच में, आर क्यू भी तो 70 और 30 के बीच में है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई इनका रेशो। ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप सिर्फ ट्राइंगल में जो एंगल और साइड्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि ट्राइंगल के नाम कैसे लिखने हैं, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्डिंग है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है कि कैसे करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, बहुत बार ये होता है कि हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है ना। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, कैसे नाम लिखने हैं, क्या करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें आपको एंगल आर निकालना है, तो करिए सॉल्व इसको। एंगल आर बताना है भाई, ये तो बहुत आसान है। अच्छा, थोड़ा सोच के करो। एक बच्चे ने आंसर दिया है, दो ने आंसर दिया, दोनों का गलत है। थोड़ा सोचो यार, इधर देखो, ये देखो ना, ये ए बी और आर पी डबल है, ए सी आर क्यू डबल है, बी सी पी क्यू डबल है। तो यानी आप इसको सिंपल ऐसे ही तो लिखोगे, ए बी और आर क्यू डबल है, यानी ए और बी के बीच में जो बीच की जो लेंथ है और आर और पी के बीच की जो लेंथ है वो सेम है।
तो ए बी आर पी, ट्राइंगल के नाम उसी के अकॉर्डिंग तो लिखोगे जैसे आपने साइड्स ली हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग एंगल डिसाइड कर लो ए के साथ क्या आ रहा है ना। तो हर बार ये नहीं कि 180 में से ही घटाकर आंसर आएगा, थोड़ा सोच के करो क्वेश्चन सॉल्व। मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा कि याद करो मैथ को, मैंने आपको समझाई है चीजें तो समझ के ही करनी है। मैंने आपको चीजें समझाई है तो समझ के ही करनी है। जिन दो बच्चों ने स्टार्टिंग में गलत आंसर दिया, याद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन उस तरीके से बताया तो अगला भी उसी तरीके से करोगे, नहीं। मैंने बताया कैसे करना है तो उसी तरीके से करो। 7 में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एट में से 9 में से 5 का सही है। 10 में से 6 का सही है। 14 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बच्चे याद कर रहे हैं भाई चीजों को। याद, मैंने याद करने के लिए कहा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ समझो। मैंने इतने अच्छे से समझाई हैं चीजें, पता नहीं। मैंने बोला पहले साइड्स देखो, उसके अकॉर्डिंग एंगल के ट्राइंगल्स के नाम डिसाइड कर लो, उन नामों के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग ढूंढो। सिर्फ 9 बच्चों का आंसर सही है 16 में से। जिन 9 बच्चों का आंसर सही है, वेल डन, एक्सीलेंट, आप लोगों ने अच्छी से समझ के किया है। जो पता नहीं क्या 17 में से 10 बच्चों का आंसर सही है। जो गलत आंसर दे रहे हैं उनका तो पता नहीं क्या वो सोच कर रहे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? सी किस किस ने दिया है आंसर, पहले मुझे ये बताओ। जिन्होंने सी आंसर दिया वो याद करके बैठे हैं। ए इसका सही आंसर होगा, क्यों होगा देखो। पहले मैंने ऐसे ही नॉर्मली देखो ट्राइंगल्स को, क्या देख के क्या लग रहा है मुझे, देख के ये लग रहा है कि 6 और 12 में एक रिलेशन है कि 12 जो है 6 का डबल है। अच्छा ठीक है, तो यानी बीसी और पी क्यू का अगर मैं रेशियो निकालू तो 1/2 आएगा। अच्छा, अब इनमें देखो 3.4, इन दोनों में से कुछ डबल दिख रहा है क्या इसका? ये देखो ये डबल है, यानी ए बी और आर पी का रेशियो निकल सकता है। ए बी अपॉन आर पी इज इक्वल टू क्या आया? 3.4 अपॉन 6.8। तो ये कितना आ गया? 1/2 आ गया, है ना। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा ये 1 2। ऐसे ही बीसी अपॉन पी क्यू, बीसी अपॉन पी क्यू कितना आया? 6/12, यानी 1/2। ऐसे ही एसी अपॉन आर क्यू, एसी अपॉन आर क्यू कितना आया? 3√3/6√3। तो √3 से √3 कट गया, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। यानी बाई साइड 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 क्राइटेरिया, बाई साइड 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 क्राइटेरिया में क्या कह सकता हूं? अब देखो ए बी सी किसके सिमिलर होगा? ए बी के साथ मैंने क्या लिखा है? आरपी। ए बी के साथ क्या लिखा है? आरपी। तो ए बी के साथ लिखूंगा आरपी, और बचा क्यों तो क्यों लिख दिया। ठीक है, क्या आपको ये चीज क्लियर है कि नाम कैसे रखे मैंने? मैंने भाई किस किस का रेशियो लिया है? ए बी के साथ आरपी लिया है, ए बी के साथ आरपी। तो ए बी आरपी, ए बी आरपी, बाकी जो बचे वो बाद में लिख दिए। अब इसी के अकॉर्डिंग आप एंगल डिसाइड करोगे भाई, ए आर के बराबर होगा, बी पी के बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा। तो ए किसके बराबर होगा? आर के। सो क्योंकि अगर एंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो ए के करस्पॉन्डिंग क्या है? आर, यानी एंगल ए एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल ए कितना है? 80 डिग्री, तो आर भी कितना होगा? 80 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। समझ आया क्या सभी को? बताओ, सभी को क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन?
80 डिग्री क्यों हुआ, इसका आंसर क्लियर हुआ भाई। 40 डिग्री मैं बोल रहा हूं कि हर बार ये मत सोचा करो कि जैसा मैंने करा दिया सेम ऐसा ही करना है, नहीं, दिमाग लगाओ थोड़ा। जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने बी और सी आंसर दिए हैं, स्पेशली जिन्होंने ए आंसर दिए वेल डन, एक्सीलेंट, और जिन्होंने बी और सी आंसर दिए मेहनत करो थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है एक और क्राइटेरिया जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आपका कोई अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, ठीक है, अगर उनकी दो साइड्स आपस में, यानी उनका जो रेशियो है वो सेम है, और उनके बीच में जो एंगल आ रहा है, उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है वो बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कहने का मतलब क्या है, इफ एन if an angle of one triangle is equal to an angle of another triangle and the sides included in these angles are proportional, then both the triangles are similar. अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, ठीक है, मैं ट्राइंगल उल्टे सीधे इसलिए बना रहा हूं जिससे सीधे सीधे ट्राइंगल को सभी लोग आप कर लोगे, थोड़े ट्राइंगल टेढ़े मेढ़े बनाकर आपको मैं कॉन्सेप्ट यहां पर समझाना चाह रहा हूँ, तो सीधा ही बन जाए, थोड़ा टेढ़ा सीधा, है ना। इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी, इसको मैंने नाम दे दिया डी ई एफ। अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो एंगल है ये है 70 डिग्री, और इसमें मान लेता हूं ये वाला एंगल है 70 डिग्री, ठीक है। मान लेता हूं ये वाली साइड है 2 सेंटीमीटर, 2 नहीं 10 सेंटीमीटर मान ले, ठीक है, और ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 8 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, अगर मैं डीएफ डीएफ को देखूं और मैं देखूं बीसी को, तो डीएफ और बीसी में मुझे कुछ खास रिलेशन नहीं दिख रहा। अगर हाँ, अगर मैं डीएफ और एबी को देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि जो ये डीएफ है ना, ये एबी का आधा है, या मैं कह दूं एबी जो है वो डीएफ का डबल है। यानी अगर मैं एबी और डीएफ का रेशो निकालूं, एबी और डीएफ का रेशो निकालूं तो क्या आएगा, 10/5, यानी 2/1। और ऐसे ही अगर मैं बीसी और एफ ई का रेशो निकालूं, बीसी और एफ ई का रेशो निकालूं तो क्या आएगा, 8/4, यानी 4 1 4, 4 2 8, 2/1। तो आप अगर देखोगे ये दोनों साइड्स का जो रेशो है वो सेम है, तो मैं ये बोल सकता हूं ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। मान लो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, रेशो सेम आ रहा है, ठीक है भाई। इन दोनों साइड्स का जो रेशो है, इन दोनों का, किसका, ए बी डी एफ बी सी ई एफ या एफ पी, इनका जो रेशो है वो सेम आ रहे हैं। और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो 70 डिग्री है। देखो इसमें भी इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 70 डिग्री है, इसमें भी इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 70 डिग्री है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन से क्राइटेरिया से, अगर किसी किन्हीं दो ट्राइंगल्स में एक एंगल इक्वल है और उसी उसी एंगल से जो दो साइड्स जा रही हैं उनका रेशो इक्वल है। देखो यहां पर भी ये दोनों साइड 70 डिग्री से निकल रही है ना, ये और ये 70 डिग्री से निकल रही है, यहां पर भी देखो 70 डिग्री से निकल रही है, और रेशो सेम आ रहा है। तो कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड से मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। अब इनको लिखूंगा कैसे, बताओ भाई। ए बी और डी एफ का रेशो लिया है ना, तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी एफ ई, ठीक है। और देखो इसमें भी बी बीच में आ रहा है, एफ बीच में आ रहा है, बी एफ के बराबर होगा, बी किसके बराबर है, ऑलरेडी एफ के बराबर है। तो ऐसे हमने नाम लिख दिया इसका, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। समझ आ रहा है भाई, मैं यहाँ पर करस्पॉन्डिंग का मतलब समझाना चाह रहा हूँ, बताओ क्लियर है।
तो इसी क्राइटेरिया को हम साइड एंगल साइड बोलते हैं। अब अगर मैं आपको एक चीज यहां पर कर दूं, मैंने अगर यहां पर मान लो ये कह दिया ये 4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? है तो यस टाइप कर दो, नहीं है तो नो टाइप कर दो। भाई आप यहां डायरेक्ट देखो, ये दोनों लाइन कहां से निकल रही है? 70 डिग्री से। अब यहां देखो 7, ये जो 4 सेंटीमीटर है, क्या ये 70 डिग्री से निकल रही है? नहीं निकल रही ना। नाम में ही देखो एंगल जो है वो उन दोनों साइड्स के बिल्कुल बीच में आता है। नाम में ए कहाँ आ रहा है? साइड्स के बीच में। तो इसमें ये जो एंगल है, क्या ये इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है? इन दोनों साइड्स के बीच में तो कोई एंगल नहीं आ रहा। 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में कोई एंगल नहीं है। एंगल बीच में आता है, यहाँ पर देखो इसमें बीच में आ रहा है, तो ये सिमिलर नहीं होंगे। हाँ अगर मैं 70 डिग्री यहाँ रख दूं, उठा के मैंने यहाँ रख दिया 70 डिग्री, अब देखो अब ये 70 डिग्री इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है, तो अब ये दोनों सिमिलर हो गए फिर से। ठीक है, तो नाम से थोड़ा समझने की कोशिश करो। एस ए एस यानी एंगल आएगा उन दोनों साइड्स के बिल्कुल बीच में। आ रहा है तो फिर आगे का प्रोसेस करके उसमें देखो कि सिमिलर है या नहीं, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो, वो नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। चलो, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है आपके लिए, इसको करके लाओगे सभी लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके लाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो। OA into OB is equal to OC into OD, then show that A is equal to C and B is equal to D। ठीक है, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जाओ।